हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है एंड मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज बात करेंगे हम हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल की। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये क्या होता है। तो हम एलील्स की बात कर चुके हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, मैंने बताया था। अगर एक पॉपुलेशन में हम जेनेटिक्स देखनी हो हमको ओवरऑल की कैसे कौन से एलील्स या जीन्स आप बोल सकते हैं, कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं कौन से जीन्स नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस सब के लिए हार्डी वीनबर्ग थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। चलिए डिस्कस करते हैं उसको क्या है। तो सबसे पहले कि अगर एक एक कोई भी गिवन पॉपुलेशन, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये हार्डी वीनबर्ग जो है दिस इज फॉर अ पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। ठीक है, अब उसमें कोई भी जीन, जैसे फॉर एग्जांपल एलील्स की बात करेंगे, आप मेंडल का जब आपने पढ़ा होगा तो टॉल शॉर्ट, ठीक है। तो हमको पता करना है, ये तो एक प्लांट उसने लिया था, एक एग्जाम्पल। अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन में देखना है कि कौन टॉल है कौन शॉर्ट है ना, इन जनरल एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक इंडिविजुअल की जगह पूरी पॉपुलेशन में उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यूज होता है हार्डी वीनबर्ग। ठीक है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। ठीक है, जनरली अगर एवोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक, एवोल्यूशन का केस तो एक अलग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप चेंज होता जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो जेनेटिक मेकअप एक स्पेसिफिक एवोल्यूशन टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, और अब जो जनरेशन्स भी आ रही हैं उसमें भी अब एवोल्यूशन इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एक के बाद एक जैसे जनरेशन्स आती जा रही हैं तो उसमें अभी आपको ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं दिखेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितने बार ये एलील्स आपको, फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं तो 100 लोगों में 80 में कोई एक स्पेसिफिक एलील दिख रहा है, इन जनरल 20 में एक दिख रहा है, तो ओवरऑल ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही रहती है एक गिवन पॉपुलेशन में, एंड इवन जनरेशन के बाद भी वही कैरी फॉरवर्ड होती। तो अब बात आती है कि यही सब चीजें जो हमने देखी हैं कि एक पॉपुलेशन में कौन से एलील की कितनी फ्रीक्वेंसी है क्या है, इसको हार्डी वीनबर्ग ने इक्वेशन के टर्म्स में बताया। कैसे इक्वेशन के टर्म्स में बताया, आगे देखते हैं। तो दिस प्रिंसिपल सेज दैट allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि क्या है जो प्रिंसिपल है। अभी मैंने आपको बताया था कि एलील फ्रीक्वेंसीज जो हैं, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन में स्टेबल है। स्टेबल का मतलब मोर और लेस उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और जनरेशन जनरेशन ये वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था यही पॉइंट आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया हार्डी वीनबर्ग ने भी। ठीक है, अब जीन पूल अगर मैं बोलता हूं तो जीन पूल से आप क्या मतलब समझेंगे, टोटल जीन्स एक पॉपुलेशन में कितने लोग हैं उन सबका जो जीन्स हुए उन सबको आप टोटल कर दो, वो हो गया जीन पूल। ठीक है, तो ये जीन पूल भी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, नए लोग बन रहे हैं, पुराने लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो उस जो टोटल जीन पूल है उसमें जितने एलील्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एलील्स में आपको पहले भी बता चुका हूं क्या होता है, वो मोर और लेस कांस्टेंट है। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्या कहा हार्डी वीनबर्ग ने ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी को बात करते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका मतलब कि एक बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा और ना ही बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है जो आप सैचुरेशन कह सकते हो। सैचुरेशन इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, चीज़ एक कॉमन फिक्स प्रोपोर्शन में अगर बढ़ती चले तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे।
और क्या होता है, सीधी सी बात है, जितने भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज हैं उसको टोटल हम 1 मान लेंगे, या परसेंटेज के टर्म में आप 100% बोल सकते हो, है ना। अब बात आती है कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज अलग अलग, अगर हम कोई भी एलील पकड़ें उसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखनी है तो एक को कह दो P, एक को कह दो Q, ठीक है, अगर डिप्लॉयड है तो उस केस में क्या हो जाएगा, P और Q हम क्या है, एक एलील A एंड स्मॉल ए, एक ही आप कैपिटल ले लो, दो ही जानते हो ना, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं P और छोटे ए की बोलते हैं Q, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई इन दो एलील्स की। अब आगे अगर देखोगे तो अगर ए है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, P डॉट P यानी P स्क्वायर, है ना। अब बात आ जाती है कि इसमें है क्या, कुछ नहीं, दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए क्या है, ये है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ P अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्यों, ये तो आपको पता ही है कि एलील जो होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक मदर से आया एक फादर पे आया। अब मान लो हाइट का एक चीज मदर में है तो हाइट का जीन तो फादर में भी होगा ना, तो यही फादर जो हाइट का ट्रेट है, इसके जो दो जीन्स हैं उन्हीं को एलील कहा जाता है। तो यहां पे आपने देखा, इसीलिए क्या हो गया, एक बोथ द क्रोमोसोम्स, क्यों मैंने यहां लिखा है, अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक किसी भी आप जीन की बात कर रहे हैं तो P स्क्वायर। अब दूसरा केस क्या आ सकता है, ए हो, एक बड़ा एक छोटा हो, या ये होमोजाइगस रेसेसिव हो, यही तीन केस तो आएंगे। जब होमोजाइगस रेसेसिव की बात करेंगे तो हमने इसको क्यू टर्म दिया था, तो आप समझ गए ये क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और अगर ये हेट्रोजाइगस आता है, यानी कि ए और ए, ये वाला आता था, तो याद करो क्या आता था वहां पे हम जब पढ़ते, तो ये हो जाएगा 2P इंटू क्यू। तो देखो टोटल क्या हो गया, क्यू स्क्वायर किसका हो गया, ए का हो गया, हेट्रोजाइगस का 2PQ हो गया, तो टोटल कितना आना था, 1 आना था, ये हम पिछली स्लाइड में बता ही चुके। तो P स्क्वायर प्लस 2PQ, ये हो गया आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव, टोटल 1 आना चाहिए। अब अगर इसी को छोटा करो, याद करो फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करोगे तो यही होता है, इसीलिए हम P प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड differs from expected values, the difference indicates the extent of evolutionary change। क्या मतलब हुआ, जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अभी हमने बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी मोर और लेस कांस्टेंट होनी है जनरेशन बाय जनरेशन, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवोल्यूशनरी चेंज हो रहे हैं जीन्स में, जीन्स में चेंज होगा तभी तो एवोल्यूशन हो रहा है ना, ठीक। जैसे आपको बताया था कि बहुत पहले अमीबा जो था उसके अंदर जो जीन्स रहे होंगे, हम इवॉल्व तो वैसे ही किए ना, फिर प्रोटोजोआ, पॉरीफेरस, इलेंट्रेटा, ऐसे करते 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 इवॉल्व आया, लेकिन जो जीन्स का सेट है वो भी चेंज होता चला गया। तो आप देखेंगे जीन्स का सेट ही चेंज हो रहा है तो जीन्स की फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज हो गई, एवोल्यूशनरी चेंज इंडिकेट करती है अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। और क्या होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो पहले था वो भी तो चेंज हो जाएगा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम में क्या था कि वैल्यू 1 हो गई, फिक्स हो गई, लेकिन अब जब टोटल जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होने लगेगी तो दैट विल बी अ डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, या इसी को बोलेंगे हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो और है क्या ये आपको सबको पता है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी दिमाग में डाल लो, क्या होगा इस केस में, एवोल्यूशन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि नॉर्मल केस में अगर एवोल्यूशन नहीं हो रहा तो वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए, एंड जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सबका सम टोटल आना चाहिए 1, ठीक है। परसेंटेज के टर्म्स में देखोगे तो 100% मान लो, ठीक। तो आई होप हार्डी वीनबर्ग का एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि क्या हैं चीजें, क्या इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आगे चल के कराऊंगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड लव10 ये जो मेरा रेफरल कोड है इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है जहां पे मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू एंड मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में।